नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश अभी मंदी की मार से उबर भी नहीं पा रहा। उद्योगों को पैसों की जरूरत है। उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर फोकस नहीं कर पा रही। देश भर में विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल है, लेकिन सरकार नए संसद भवन को तैयार करने में जुटी। करोड़ों रुपए खर्च कर सरकार नए संसद भवन की तैयारी में है। मंदी के माहौल में करोड़ों रुपए खर्च करने को लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पूरे इलाके को आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाने में जुट गई। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसका प्रस्ताव दिया था। अब ओम बिरला कह रहे हैं कि 2022 में नए भवन में सत्र की शुरुआत हो जाएगी। करोड़ों रुपए खर्च कर क्या नए संसद भवन बनाने की अभी आवश्यकता थी? सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, क्या सरकार फिजूल खर्ची नहीं कर रही? इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद भवन के निर्माण को लेकर एक बार फिर चर्चा गर्म है। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर है, कारोबारी राहत की सांसें नहीं ले रहे हैं, उद्योग धंधों पर आर्थिक मंदी छाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ नए संसद भवन की तैयारी हो रही है। देश के पास पहले से ही इतना बड़ा संसद है जिसमें सारी सुविधाएं हैं। इसके बावजूद भी आधुनिक संसद भवन बनाया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि 2022 में संसद सत्र नए संसद भवन में आयोजित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कहा कि भारत 2022 में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर नए संसद भवन में उसका सत्र आयोजित करेगा। बिरला ने ये बात राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 25वें सम्मेलन में कही। कनाडा की राजधानी ओटावा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नए भारत के सपने को साकार करने के लिए संसद भवन में संसद सदस्यों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं और स्थान उपलब्ध कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा, भारत वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नए संसद भवन में अपना सत्र आयोजित करेगा। बिरला ने कहा कि नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास का काम शुरू कर दिया गया है। इस पुनर्विकास कार्य का लक्ष्य कम से कम 250 वर्षों की भावी आवश्यकताओं को पूरा करना है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद भवन की वास्तुकला किसी देश और देशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतीक होती है और ये राष्ट्र के स्वरूप, उसकी परंपराओं तथा सांस्कृतिक विरासत का भी मूर्त रूप होती है। उन्होंने कहा कि विधि निर्माताओं की बढ़ती संख्या और सांसदों के बढ़ते हुए कार्य के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में विधानमंडलों का विस्तार हो रहा है। बिरला ने इस बात पर बल दिया कि संसद भवनों के नवीकरण और पुनर्निर्माण से सांसदों की संस्कृति, तकनीक और संरचना में ऐसे बदलाव करने का अवसर मिलता है जिससे नागरिकों को अपने संसद से जुड़ने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि भारत की संसद के नए भवन की रूपरेखा को अंतिम रूप देते समय सभी व्यक्तियों की राय ली जाती है और नए संसद भवन के निर्माण के समय उनके सुझाव पर भी अमल किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रस्तावित संसद के लोकसभा हॉल में 800 से 1200 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। मौजूदा समय में संसद की जॉइंट सिटिंग सेंट्रल हॉल में होती है। नए हॉल में घोड़े के नाल के आकार में बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास राष्ट्रपति भवन के दोनों ओर बनाए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय संग्रहालय को नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में शिफ्ट किया जाएगा और नए राष्ट्रीय पुरातत्व भवन का निर्माण किया जाएगा। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में 8 मालाओं के 10 भवन बनाए जाएंगे। कुछ दिन पहले ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि सांसदों की संख्या 1000 करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हर संसदीय क्षेत्र में 10 लाख से 20 लाख तक जनप्रतिनिधि रहते हैं, इसलिए सांसदों की संख्या बढ़ाना जरूरी है क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने नई संसद के बारे में कुछ नहीं कहा था। अब सवाल है कि जब हमारे पास संसद भवन है, सारी सुविधाएं हैं, तो अभी नए संसद भवन की जरूरत क्यों है? मंदी के माहौल में करोड़ों रुपए फिजूल खर्ची नहीं है क्या? वर्तमान में जो संसद भवन है उससे किसे ऐतराज है? मंदी के माहौल में नए संसद की जरूरत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो सरकार नए संसद भवन की तैयारी कर रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या वाकई में अभी से नए संसद भवन की जरूरत थी? सवाल इसलिए क्योंकि देश अभी मंदी की मार से उबर नहीं पा रहा। उद्योग धंधों को पैसों की जरूरत है। उद्योग व्यापार चौपट होने की कगार पर है, लेकिन सरकार का इस पर फोकस कम दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संजय सिंह जी इस कार्यक्रम में शामिल हैं और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए विनोद सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं।
बहुत स्वागत है आप तीनों का। मैं शुरुआत उपाध्याय जी आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक नए संसद भवन का निर्माण पूरा हो, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या वाकई अभी इसकी आवश्यकता थी? देखिए, कब आवश्यकता है ये कौन तय करेगा। सरकारों की प्राथमिकताएं हैं, वो किस चीज़ को प्राथमिकता देती है, किसको नहीं देती है। और वैसे भी एक चीज़ और है, आप देखेंगे कि जो मंदी का दौर होता है, इस मंदी के दौर में जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वहाँ पैसा खर्च किया जाता है। तो देखिए, अगर नया संसद भवन बनेगा तो उसके रोजगार भी पैदा होंगे, ये नहीं कि रोजगार पैदा नहीं होंगे। और जो कंजम्पशन है स्टील का और अभी सीमेंट का, वो सब होगा, तो कहीं ना कहीं जो उद्योग धंधे उनको भी एक रफ्तार मिलती है। अभी तक का जो आप इतिहास देखेंगे उन सब में यही एक्चुअल में एक फॉर्मूला है मंदी से उबरने के लिए। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि भी इससे भी देश का कोई नुकसान होगा, मैं तो यही समझता हूँ। और देखिए, हर एक सांस्कृतिक विरासत होती है। मान लीजिए आज जो संसद भवन है वो देखिए अंग्रेजों की देन है भाई। आधा से पहले 1921 में मेरे ख्याल से फैसला लिया गया था और 22-23 में वो सब। तो वो जो है अपना एक जो होता है उस पर एक गर्व होता है कि भी ये भारतीय संसद है, और भी उसने जो भी एक आर्किटेक्टर होता है उसका नाम भी रोशन होता है कि वो आर्किटेक्ट है हमारे देश का, और इस तरह से वो कंपनी है और वो बनाया है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पहल है। और उसमें ये देखना कि भी मंदी है तो मंदी से उभरने के लिए तो ये सब होते हैं भी। इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप, क्या रोड डेवलप करें या दूसरे भी जो संसाधन हैं उनको वहाँ लगाएं। और पैसा देखिए है क्या, मनी सर्कुलेट होता है। अगर मान लीजिए वहाँ 500 मजदूरों को काम मिलेगा तो 500 मजदूरों को पैसा मिलेगा, वो पैसा मार्केट में आएगा। तो मार्केट का भी देखिए, पैसा मेरे पास होगा तो मैं खरीदूंगा कुछ न कुछ, और जब खरीदूंगा तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो मार्केट में कहीं ना कहीं बूम आएगा। जो हम कह रहे हैं जो मंदी का दौर है, तो ये एक स्ट्रेटेजी के तहत ये सब चीजें की जाती हैं। और अपने अपने तरीके से देखिए, पॉलिटिकली हम सोचें तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग परिभाषाएं, अभी राजनीतिक दल उसी परिभाषा को तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ आपत्तियां उठाई जा रही हैं। सवाल इस बात को लेकर उठाया जा रहा है कि इस फिजूल खर्ची को रोककर अगर उसका इस्तेमाल गरीबों के लिए, योजनाओं के लिए किया जाता, किसी और मद पे खर्च किया जाता हो तो शायद और बेहतर रिजल्ट होता। समझने की जरूरत है। देखिए, ये भी गरीब और जो मजदूर है उसको रोजगार मिलेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं पैसा उसकी जेब में जाएगा। ठीक, विनोद सिंह जी, कांग्रेस पार्टी गौरवान्वित महसूस कर रही है कि जल्द नए भवन में शिफ्ट हो जाएंगे संसद के? अक्षय जी, व्यक्तिगत तौर पर संसद भवन अच्छे से अच्छा बने, बुलंद इमारत बने, मैं उसका पक्षधर हूँ। एक पार्टी का पार्टी की बात यह है, देश के जो माली हालात हैं, देश के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, रुपयों में लगातार जो भारी गिरावट का क्रम बदस्तूर जारी है, तो सरकार फिर एक नया मुख्य मुद्दों से, बुनियादी सवालों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया शगुफा, उसकी मार्केटिंग होगी, उसकी चर्चा होगी, ये ज्वलंत जायज सवाल दब जाएंगे। सरकार की हर जायज ज्वलंत मुद्दों को डील करने की जो ये नीति है वो भी इसमें भी परिलक्षित होती है। आम जन से कोई इसकी तैयारी तो काफी पहले से की जाए। संसद भवन बनाने से बेहतर होता, टाइमिंग पे क्वेश्चन मार्क है हमारा। संसद भवन बनाने से बेहतर होता, यहाँ के विद्यार्थियों को बनाने की दिशा में काम होता है, किसानों के लिए कुछ काम करने की आवश्यकता होती है, लघु और मध्यम उद्योगों के साथ उस पे फोकस करके काम। रजामंदी तो कांग्रेस के सांसदों की भी है, वो भी चाहते थे कि वहाँ पर काफी दिक्कतें होती हैं। देखिए, मंत्रियों के लिए दफ्तर तो है लेकिन उनके बैठने के लिए अलग से कक्ष नहीं है, स्टाफ के सामने दिक्कतें हैं। देखिए, रजामंदी को कैसे पेश किया गया, कैसे आंकड़ों से खेला गया, क्या कहा गया, बहुमत की सरकार है, जो भी करें, हर मुद्दों पे हमारी मत भिन्नता होने के बावजूद वो जबरदस्ती करते हैं काम। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे जो आर्थिक हालात ऐसे हैं देश के, शायद ये आज्ञा नहीं देते निकालें कि सरकार के दबाव के आगे कांग्रेस झुक जाती है, और सरकार अगर नाजायज भी कुछ करती है तो उस पर सहमति जताती है। नहीं, कांग्रेस संख्या बल के पक्ष के आधार पे भले वो कह सकते हैं, कांग्रेस का सिपाही कभी भी दबता नहीं किसी सरकार से। इस पर वोट नहीं डाल रहा था, इस पे वोटिंग प्रक्रिया नहीं होनी थी, इस पर तो आपसी सुलह मशवरे के बाद ही कदम उठाए गए। देखिए, आपत्ति इसको रोका जा सकता था अभी कुछ दिन के लिए। माली हालात जैसी चुनौती, अभी आर्थिक संकट भयंकर मुंह बाय खड़ा है हमारे सामने, हमें उसे पहले एड्रेस, एक जिम्मेदार सरकार की प्रमुख भूमिका वो होनी चाहिए, ना कि अपने सुविधा के लिए भवन का निर्माण करना। नहीं, ये अपनी सुविधा के लिए नहीं होता, ये तो के लिए नहीं है ना, पर्सनल नहीं है। लेकिन सवाल ये, विरोध नए संसद भवन को लेकर नहीं है, लेकिन विरोध इस बात की टाइमिंग को लेकर हो रहा है कि क्या प्रायोरिटी सरकार की अभी इस पर ज्यादा होनी चाहिए?
विरोध करने वालों ने कभी ये बात सोची ही नहीं कि हम विरोध करने का विषय क्या और विरोध क्यों कर रहे हैं। संसद देश का हृदय गति है और वहीं से सारे कानून और देश पूरा चलता है, वहां लोग बैठते हैं। आज विरोध करने वालों ने ये सवाल अपने जहन के अंदर नहीं उठाया, क्या ये संसद भवन जो आज के तारीख में अंग्रेजों का बनाया हुआ संसद भवन है, वो इतना सुरक्षित और इतना मजबूत है कि अगर कोई गलती से बम्बार्डिंग कर दिया जाए, कोई विदेशी जिस हिसाब से विश्व के अंदर इस तरह की गतिविधियां बढ़ रही है, तो उससे सुरक्षा हो सके, उससे कोई जान माल का खतरा हो सके ना हो। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। ये सदन संसद भवन 1925 में चालू हुआ था और तब से आज तक इसकी मरम्मत करा के इसके अंदर अपने काम किए गए। 1927 में मतलब 1921-22 में शुरू हो गया था। हाँ, और तब से इसके ऊपर जो है कार्य चल रहा है और ऐसी तो कोई इसके अंदर स्थिति नहीं पैदा की गई कि अगर कोई बम गिरा दिया जाए, ऊपर कोई दुर्घटनाग्रस्त कर दे, वो अगर कोई स्थिति बनती है तो उसमें इसका बचाव हो सके, ऐसा इमारत, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज हिंदुस्तान को ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अब सवाल आपका दूसरा रहा मंदी का दौर। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि अपने देश में तकरीबन सदन के अंदर 80 से 90 कमेटियां बनती हैं जो काफी प्रभावशाली कमेटी होती है। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुल 8 से 10 ही कमेटी ऐसे हैं जिसके अपने कक्ष हैं, जिसके अपने ऑफिस हैं, जिसके अपने स्टाफ हैं। बाकी सारी कमेटी एक संग्रहालय टाइप का है, उसके अंदर अपने अलग अलग टाइम में बैठकों करके करती है। देश बदल रहा है, देश के अंदर जिम्मेदारियां बदल रही है, संसद में सांसदों की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती जा रही है। देश के प्रति उनकी सोच और जिम्मेदारियों को का बढ़ता प्रभाव, एक जरूरत को देखते हुए सदन का निर्माण किया जा रहा है। अब रही बात मंदी की, प्राथमिकता की मंदी की, तो मैं भाई साहब के इस बात से, उपाध्याय जी के इस बात से एकदम 100% कहता हूं, मंदी सिर्फ भजन गाने से मंदी दूर नहीं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं मंदिर के दौर में, तो जो गरीब तबका है, जो एकदम मतलब निम्न वर्ग है, जिसका हाथ से काम नहीं जाना चाहिए, उसे काम मिलता है, मनी का रोटेशन होता है। स्मार्ट सिटी बनाइए ना। देखिए, स्मार्ट सिटी भी बन रहा है। अभी स्मार्ट सिटी में भी कहीं कोई रोक नहीं है। मंदी का दौर है, पूरे विश्व में मंदी का दौर है, हिंदुस्तान में भी मंदी का दौर है। लेकिन निर्माण एक ऐसा चीज है जो मंदी के दौर से किसी भी देश को उभारता है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने अलग से उसके ऊपर फंड जो है सो लगाया था, अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया था। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वही रास्ता है मंदी से उबरने का, वही रास्ता है रोजगार सृजन करने का। यही सब तरीके हैं और हमें लगता है कि ये इस विषय के ऊपर जो, और सबसे बड़ी बात है, देश को गर्व होगा अपने हाथों से बनाए, अपने लिए सुरक्षित इमारत जिसके अंदर सभी सांसद बैठे। आज 545 से आज 800 1000 है, कल को 1500 होगा। के बारे में आपसे हम बिल्कुल समझेंगे ताकि देश को पता चल पाए कि इस इमारत की खूबियां क्या है। जैसे आपने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से भूकंप रोधी इमारत तो बन सकती है, क्या बुलेट प्रूफ बनाने की तैयारी है, कि किस तरह की तैयारी रहेगी, हम ये भी आपसे समझेंगे। लेकिन एक सवाल ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों से उपाध्याय जी जुड़ता है। सवाल इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक इमारतों में परिवर्तन लाना उनके अस्तित्व के लिए क्या जोखिम भरा नहीं साबित हो सकता? देखिए, डेफिनेटली जब भी इस तरह के प्रयास होते हैं तो जो भी पुरातत्व की जो भी इमारतें हैं या दूसरी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ में आप अगर उसमें छेड़छाड़ करेंगे या उसके स्वरूप को बदलने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान होता है। लेकिन उसके साथ दूसरी बात ये भी बिल्कुल यथार्थ है कि समय के हिसाब से ज़रूरतें बदलती हैं। अच्छा सिंह, ये नहीं कह सकते कि भी जो 22-23 में या 27 तक जो पीरियड था, तो वो देखिए 11-12 या 13 में वो फाइनल हुआ, फिर वो 21-22 में स्टार्ट हुआ। तो उस समय जो आवश्यकताएं थी और आज देखिए जो आवश्यकताएं वो बदल चुकी हैं कहीं ना कहीं। आपने देखा बीजेपी ने अपना एक हाईटेक ऑफिस बनाया है, उसमें बहुत जबरदस्त पैसा एक्चुअल में लगाया है, तो वो सभी सुविधाओं से लैस। तो जैसे मैंने कहा कि देखिए अब पार्लियामेंट की भी जरूरतें बदली हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी कमेटियां होती है, कमेटियां अपना काम करती हैं, और जिस तरह से आप देखेंगे हर चीज को डिजिटल किया जा रहा है, तो डिजिटलाइजेशन के लिए नेट का है या वो भी एक फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप करना कि कोई हमारी भी हैकिंग न कर ले, या भी बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी पर्पज से होती हैं। सिर्फ यही नहीं कि बम का गोला गिरा दिया भी किसी को नुकसान कर दिया। वही एक
कहीं ना कहीं वो नहीं है। दूसरी भी चीजें हैं कि भी हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट का, जो देश का दिल है एक्चुअल में, जहां से हम पूरा देश का या विदेश का पूरा वो रखते हैं, अगर मान लीजिए वहां भी संचार सुविधाएं बाधित हो जाएं और वहां पर कोई काम ही ना हो तो उसकी स्थिति क्या होगी आप सोचें। तो वो सब चीजें देखिए अब जब इन कमियों की बात तो आपकी स्वीकार है, लेकिन क्या लंदन से प्रेरणा नहीं ली जा सकती? क्योंकि जिसकी संसद आज भी उसी वेस्टमिंस्टर पैलेस में है जहां पर 12वीं शताब्दी में पहली बार संसद बैठी थी, वहीं से आज भी वो संसद संचालित हो रही है, तो वो प्रेरणा का स्रोत क्यों नहीं बन सकती? देखिए प्रेरणा का स्रोत जैसे मैंने बताया कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सरकार की प्राथमिकता है कि अंग्रेजों मुगलों का नाम मिटाना। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मैं उसी बात पे आ रहा था कि भाई प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी। आप ये मिटाना चाहते हैं कि भाई अंग्रेजों का बनाया हुआ संसद भवन है और उसमें हमारी संसद चल रही है, तो अगर आप इतिहास लिखना चाहते हैं, नया बदलना चाहते हैं, तो आपकी ये प्राथमिकताएं तय है कि भाई आपका भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्राथमिकताएं हैं, या जो प्राचीन धरोहर हैं, जो पुरातत्व विभाग की चीजें हैं, इनके टक्कर क्या, इनसे एक बड़ी, देखिए यहाँ तो एक शुरुआत हो चुकी है। आप देखेंगे कि भी सरदार पटेल की प्रतिमा जो एक अनावरण हुआ, वो क्या है, मतलब चीजों को भी चेंज मतलब बदलना कहीं ना कहीं। ये लगे कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई अंग्रेजों ने या मुगल काल में ही ऐतिहासिक धरोहरें या विरासतें हमें मिली हैं। देखिए हमने भी एक मूर्ति बनाई है जो जिसकी हाइट आप देखेंगे अपने आप में कहीं ना कहीं अद्वितीय एक मिसाल वास्तुकला की है जो हमने बनाई है। और वहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भी वहाँ टूरिज्म डेवलप होगा और बहुत सारा पैसा आएगा। तो देखिए प्राथमिकता सरकार की थी वहाँ भी सरदार की मूर्ति लगाना, और उसकी प्राथमिकताओं में ये नहीं था कि वहाँ एक बड़ा अस्पताल बनवा दिया जाए जिसमें गरीबों को इलाज मिल जाए, एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी जाए जिसमें लोग पढ़ें लिखें, साइंटिस्ट बने, देश को आगे ले जाएं। तो ये देखिए प्राथमिकताएं हैं। मैं कह रहा हूं कि भी हर जो सरकार होती है, जो भी सत्तारूढ़ दल होता है, उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं कि उसकी सोच क्या है और उन्हीं के अनुरूप वो अपना एक रोड मैप तैयार करता है। लेकिन जनता की प्राथमिकताओं पर भी फोकस करने की जरूरत होती है कि जनता को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्योंकि सरकारें जनता ही चुनती है और जनता अपेक्षा करती है कि जिस सरकार को चुना है सबसे पहले वो हमारी जो मुश्किलें हैं उन दुश्वारियों को दूर करे। लेकिन विनोद सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो प्रकृति के नियम की बात कही जा रही है कि प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन होते रहना, तो इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि देश के संसाधनों का जब उपयोग करते हैं थोड़ा, जब चुनौतीपूर्ण ऐसा वातावरण है खासकर आर्थिक फ्रंट पर, तो बड़े सावधानी से जिम्मेदार सरकार की तरह जनहित की बात सोचना चाहिए। मुझे बताइए 47 में जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद जिस वक्त की जिस तरह की गरीबी की बात कही जाती थी कि हम किन परिस्थितियों में थे, उसके बावजूद भी मूर्तियां लगती रही, ये सब काम चलते रहे, तो उसको रोका जाना क्या विकल्प हो सकता है? नहीं, मैं आपको आंकड़े बताता हूं। जैसे टूरिज्म की बात यहाँ पर कही गई, कहा गया कि बेरोजगारी का काफी हद तक कमी आ जाएगी संसद भवन बनने से। हमारे भाजपा के साथी बता दें कितने लाख लोगों को, मजदूरों को और श्रमिकों को वहां पर नौकरी लग जाएगी। दूसरी चीज देखिए, इन्होंने कहा स्टेचू बन गया, कितने हजार करोड़ बजट उसमें लगे। आपको मालूम है ताजमहल जो हमारा प्रमुख पर्यटन स्थल है, 36% की गिरावट आ गई है वहां पर। रेवेन्यू हम जनरेट क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक मॉडल में होता है क्या? इतना हम लगाएंगे, हमारी रिकवरी कब होगी, कैसे? वही तो बेसिक जो बुनियादी ज्ञान है वही नहीं है सरकार को। सरकार केवल सीमित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर जो सवाल आप लोगों की तरफ से भी खड़े किए जा रहे थे कि ये तो फिजूल खर्ची की जा रही है, इतने हजार करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन आज वही सरदार पटेल का स्टैच्यू है जो ताजमहल से ज्यादा कमाई दे रहा है। देखिए फिर आप उसको केंद्रित नहीं, आप यही तो बात है, अभी फिर आंकड़ों के साथ बाजीगरी करने का खेल चालू है। मैंने कहा विदेशी पर्यटक जो हमारा पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देता है, रेवेन्यू के रूप में भी देता है। पर्यटन बढ़ा है ना वहां पर? नहीं बढ़ा है, जितना इन्वेस्टमेंट है उस रेशियो में नहीं बढ़ा है। ये तो हम जितने पैसे लगा रहे हैं उस औसत में तो हमें रिकवरी आनी चाहिए। नहीं, तो वो औसत क्या? ये कह देंगे 1000 ताजमहल की कॉस्ट की बात करेंगे, उस वक्त की कॉस्ट की बात और आज की कमाई की बात, गिरावट आ रही है, लगातार गिरावट आ, सारे देश एडवाइजरी जारी कर रहे हैं इनकी गलत नीतियों की वजह से। कौन सा ये वैश्विक स्थिति हमारी बेहतर हो रही कि पर्यटन आएगा? नहीं तो कांग्रेस विरोध करेगी नए संसद भवन का? कांग्रेस इस समय चुनौतीपूर्ण माहौल में इसको बात करेगी। टाइमिंग पे पूरा क्वेश्चन मार्क है, टाइमिंग पर क्वेश्चन मार्क है। दो राय हमारे मंच पर चलती नहीं है, अगर हाँ है आपकी तो हाँ है, ना है तो ना है। हम तो ना करेंगे, अभी जरूरत नहीं। व्यक्तिगत मेरा मत है कि विरोध करेगी कांग्रेस। मेरा व्यक्तिगत मत है व्यक्तिगत से यहाँ पर करेगी, विरोध करेगी। देश पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
आप देश एक पार्टी को- का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम तो आपकी पार्टी की विचारधारा जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देश के किसानों की हालत, देश के लघु मध्यम उद्योगों यार, की हालत किसानों बेहतर की करने हालत की तो देश में आवश्यकता हमेशा है। से ही खराब है, देश ये के आज तक दुरुस्त विद्यार्थियों नहीं हो के पाई। लिए करने की कुछ आवश्यकता है। आपके अभी 70 संसद साल भवन के की शासन में भी आवश्यकता नहीं किसानों है। की दशा दुरुस्त नहीं रह पाई। आज के इस तो चुनौतीपूर्ण माहौल इसको में, लेकर आगे होने वाले काम रोक दिए गए। आज के इस चुनौतीपूर्ण माहौल में, आर्थिक संकट के दौर में कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी, ये आपका स्टैंड है? जी कंफर्म? कंफर्म क्योंकि व्यक्तिगत राय पार्टी की तरफ से बताने में देर नहीं लगती। कंफर्म। इनकार भी कर दिया जाता है कि हमारे पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है। उपाध्याय जी, नहीं देखिए, ये हमारी परंपरा पार्टी है, की संस्कृति ये है। है, Definitely। ये परंपरा है। ये परंपरा रही है। और देखिए, अभी तक मैंने फिर कहा, जैसा मैं पहले कह रहा था कि जैसा अभी हमारे मित्र ने कहा कि 20 हजार पटेल की मूर्ति और ताजमहल में 36%, तो देखिए बड़ी विडंबना है इस देश की। क्या ताजमहल के अलावा दूसरे पर्यटक स्थल इस देश में है नहीं? बहुत प्राचीन सभ्यता है हमारी, और हिंदुत्व की अपनी एक बहुत पुरानी पहचान है। आप कहाँ क्या चाहते थे कि भी सब कुछ छोड़ के आप जो भी कोई विदेशी मेहमान या वो दल आता था उसको बस ताजमहल दिखाना और ताजमहल का ही गुणगान करना? उसके अलावा भी आप देखेंगे साउथ में चले जाइए, बहुत सारे मंदिर उस तरह के वास्तुकला का अपना एक अद्भुत नमूना है। मैंने उनको- विदेशी देखिए, पर्यटकों मैं- के संदर्भ सुन लें, में मैं- सुन लीजिए, देशी और विदेशी सुन लें। आपने क्या एक्चुअल महिमा मंडन सिर्फ ताजमहल, उससे बेटर बहुत सारी भी वास्तुकला के अपने आप में एक नमूना है। अयोध्या की प्रसिद्धि कम है। लेकिन प्रायोरिटी में फिर वही उसी बात पे आऊंगा कि भी देखिए किस सरकार की प्राथमिकता क्या है। आपकी प्राथमिकता चाहे वो कांग्रेस की जो प्राथमिकताएं थी वो ये नहीं थी कि बाकी पर्यटक स्थल हैं जो अभी हिंदुओं के तीर्थ स्थान है या दूसरी जगह हैं वो भी कहीं लाइमलाइट में आना चाहिए। उनको सिर्फ यही था कि भाई ताजमहल दिखाना है और ताजमहल ले जाना है, जो भी डेलीगेशन है, और वहां से फिर वो जब एक आदमी जाएगा तो जो बार बार वहां सरकार बता रही है। अब उसके बाद क्या किया, अब वहां गीता दी जाती है, बदल दिया गया, वो नियम बदल दिया गया कि राष्ट्रपति भवन में जो भी आएगा उसको एक गीता की प्रति भेंट की जाती है, जबकि पहले ताजमहल की एक फोटो से दी जाती थी। तो प्राथमिक बदल गई ना। आप क्या एक्चुअल में दिखाना चाहते हैं वही पर्यटक देखेगा। आप क्या कहना चाहते हैं, देखिए आपका तो एक पहले से तय है कि मुझे ये कहना है, आप वही कहेंगे। अब दूसरे को सूट करता है या नहीं करता है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। और देखिए आप किसान की बात करते हैं, किसान आजादी के बाद आज तक मुझे एक भी पीरियड ऐसा बता दीजिए कि भी वो उसका स्वर्णिम युग था, वहां किसान खुश था। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्या किसी एक चीज का हवाला देकर दूसरे कामों को रोका जा सकता है, रोका जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम प्राथमिकताओं की बात कर रहे हैं कि जो परिस्थितियां इस वक्त अर्थव्यवस्था को लेकर है, बढ़ती महंगाई को लेकर है, रोजगार का संकट है, क्या इस पर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए था? क्योंकि जिस वक्त इस संसद का, जिसमें मौजूदा सत्र चलते हैं, इसका निर्माण किया गया था, जिसका शुभारंभ 1927 में हुआ था। आप निर्माण की बात कर रहे थे, शुभारंभ 1927 में हुआ था और आगे के तकरीबन 250 सालों को ध्यान में रखकर इमारत तैयार की गई थी। तो सवाल यह है कि अभी तो काफी वक्त था, थोड़ी बहुत परेशानियां उठाई जा सकती थी। संजय सिंह जी पहले इन प्राथमिकताओं को दूर कर लेते, फिर उसके बाद फिर इस पर काम होता। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आर्यन संस्कृति से लेकर आज तक जब जब सरकारें नहीं, जब जब राजा का शासन रहा, यहाँ की कलाकृति को इमारतों पर पेश करना यहाँ की एक बखूबी इतिहास में रहा है। इन बातों को आप अभी 2 मिनट के लिए गरीबी उन्मूलन ये सब 2 मिनट के लिए साइड रखिए। उसके बाद मुगल शासक आए तो मुगल शासक ने लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, और जो हमारे विदेशी पर्यटक आते थे हमने उससे बड़े गौरवशाली तरीके से उनको भेजते थे, कहते थे कि देखिए हमारे देश में कुछ कला संस्कृतियां हैं। आज के युग में सरदार पटेल की भव्य मूर्ति बनाई गई। आप वो जगह पहले, जब भव्य मूर्ति बनने से पहले का वो जगह था जो सुनसान था, वीरान था, जंगलों से भरा हुआ था, कोई एक आदमी जाने का नाम नहीं होता था। आज वहां पर्यटकों का भीड़ है। काशी विश्वनाथ को परिवर्तन किया गया, काशी विश्वनाथ मंदिर को। आज वहां पर जाके देखिए कि लोगों का किस तरह से आने जाने का क्रम बढ़ा हुआ है, और लोग पूरे भक्ति भाव से वहां पर जाते हैं, और विदेशी पर्यटक भी जाते हैं। ये देश अपने सांस्कृतिक विरासतों को ऊपर लाने के लिए, उसको दिखाने के लिए अपना आर्किटेक्ट इसका भारत का है, उस सभ्यता को उसको दर्शाने के लिए ये देश हमेशा से आगे रहा है। और मैं समझता हूं कि संसद भवन जिसको आज हम कह रहे हैं, इस गौरवशाली भवन में हिंदुस्तान के सभी राज्यों का अपना एक इतिहास
सभी, चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे उड़ीसा का तटीय हो, चाहे वनीय जीवन हो, चाहे आधुनिक युग से भरा जीवन हो, सभी राज्यों का एक प्रारूप वहां पर तैयार किया जा रहा है। वहां पर दर्शक दीघाएं बढ़ाई जा रही है। वहां पर अभी तक कोई रेडार सिस्टम नहीं था वहां पे जो आने वाले किसी मुश्किलों को जांच करे। इनबिल्ट सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम है हर तरीके के चीजों से, क्योंकि ये आपका ऐसा जगह है कि एक बार अगर संसद के अंदर अटैक हो गया और कुछ हमारे सैनिक मारे गए जो सुरक्षा में लगे हुए थे संसद भवन के, तो उसी समय सरकार को चेत जाना चाहिए था। हम तो समझते हैं ये थोड़ा विलंब हुआ, और जिस हिसाब से आज के तारीख में ऊपर से ही बम गिरा दिया जाता है। उस समय भी तो अटल बिहारी जी की सरकार थी। मैं कह तो रहा हूं जो ये निर्णय लिया गया, अटल जी की सरकार थी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई। सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए था, और जो ये सोचा गया है ये हमारे विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाले जनरेशन को उसके द्वारा बनाया गया, अपने हिंदुस्तान के द्वारा बनाया गया इमारत को दिखाने के लिए, संस्कृति को दिखाने के लिए एक व्यवस्था की गई है। हमें बात कर रहे हैं देश के नए बनने वाले संसद भवन की, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या अभी ये प्राथमिकता होनी चाहिए थी। विरोध नए संसद भवन के निर्माण का नहीं है, विरोध यह है कि इस वक्त देश जिन मुश्किलात से गुजर रहा है, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, या फिर अन्य समस्याओं से संबंधित, क्या इसके बजाय सरकार का फोकस इन प्राथमिकताओं पर नहीं होना चाहिए। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं विनोद सिंह जी आपके पास आऊँगा, क्योंकि जो बात हो रही थी कि नए निर्माण कार्यों को ऐसे तो रोका जा नहीं सकता, और ये तो परंपरा भी रही है कि सभी के सहयोग से, सबकी आपसी सहमति के बाद ही इस तरह का कोई डिसीजन होता है। तो अगर पहले रजामंदी हो जाती है और बाद में कहते हैं नहीं भाई हम तो ये फिजूल खर्ची है, ये कहना ठीक? देखिए राजीव जी, लंबा बजट इसमें लगेगा। अच्छा। हमारे समय विषयांतर नहीं होना चाहिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और आप दूरदर्शी चैनल के माध्यम से जनता के बीच में ये विषय रख रहे हैं आप, लेकिन हमारे साथी, भाजपा के साथी ने उसको विषयांतर करने का पूरा प्रयास किया। हिंदू, मुसलमान, मुगल सब ले आए। मैं बात यही करते, मैं नहीं उस पर जाऊंगा, मैं विषय पे ही रहूंगा। देखिए, आज जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, सरकार और जनता के बीच भयंकर चुनौतीपूर्ण अनिश्चितता का माहौल है, विश्वास की गहरी खाई है। तो क्यों है? आखिर सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो कम्युनिकेशन गैप है, उनके मसाइल को हल करें, उनके चुनौतीपूर्ण जो स्थितियां हैं, किसान जो जूझ रहा है, एक विद्यार्थी की जो समस्याएं, एक सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है आज छोटे पूंजी लगा के काम करने वाले लोगों तो आरोप लगा रहे कि ये सारा कुछ आप ही लोग करवा रहे हैं साजिश के तहत। नहीं, मैं राजनीतिक, ये बहुत मार्मिक है मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर, मैं राजनीतिक इस पे बयानबाजी नहीं करूंगा। और देश के ये सरकार कर क्या रही, इसका आपने कहा प्राथमिकता की बात, इसकी प्राथमिकता है, सरकार में है, जो अभी तक बना है एक संस्थान के रूप में, हमारे जो संसाधन है उसका किस प्रकार जानकारी के अभाव में या जबरदस्ती तानाशाही पूर्ण रवैये की तरह दुरुपयोग किया जाए। वो चाहे नवरत्न कंपनियों को दिवालिया करने की बात हो, चाहे निजीकरण की बात हो, देश में कर्मचारी वर्ग, किसान वर्ग, कभी निजीकरण की वकालत परेशान, आप ही आए थे। निजीकरण की शुरुआत तो आप ही लेके आए थे। चेक और बैलेंस देखते हुए करते थे। हमारे जैसा काम ये कहाँ कर सकते थे? हमने 2014 के पहले स्थिर आर्थिक जनता ने क्यों नकार दिया? हमने वो जनता जनार्दन है, लेकिन चेक एंड बैलेंस कहने से सिर्फ काम नहीं चल जाएगा ना, कोई तो कारण रहा होगा जब आप कह रहे हैं कि हमारी नीतियां भी इतनी अच्छी थी। जनता जुमले में आ गई, इनके झूठ में फंस गई जनता, दोबारा कैसे आ गई? नकार भी रही है। दोबारा कैसे आ गई? अब नकार, अभी आपने देखा दोबारा कैसे आ गई? पहले झारखंड में क्या, दोबारा कैसे आ गई? महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा दोबारा कैसे आ गई, ये इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, दोबारा आ गई ठीक है, तो काम तो करेंगे ना, और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा इनको। हमारा आप ये जनादेश का अपमान नहीं कर रहे बिल्कुल कि जनता धोखे में आ गई। जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सवाल ना पूछें। एक बात नहीं, सवाल बिल्कुल पूछिए, ये तो विपक्ष का धर्म है, तो हम लेकिन सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध, ये भी तो ठीक नहीं है ना। तार्किक तौर पे हम कहते हैं, तार्किक तरीके से, प्रमाणिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ये हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये क्यों मुगल चले जाते हैं? क्यों इधर उधर की बात करने लगते हैं? क्यों घुमाने पर गलाने लगते हैं? मुद्दे के साथ बात करें, आंकड़ों के साथ बात करें। भारत का किसान, भारत का कोई भी व्यक्ति, बच्चा इतना विवेक शून्य ना माने भारतीय जनता पार्टी। सब विवेकशील है, इनसे ज्यादा विवेकशील है। जिन किसानों की अभी आप दुहाई दे रहे थे, अगर आंकड़ों के साथ अक्षय जी ये संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, विश्वनाथन आयोग की रिपोर्ट आपकी, माफ कीजिएगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपकी सरकार के समय में आई थी और आज और लागू कभी नहीं हो पाई आपके शासन के दौरान। फिर आप कहते हैं किसानों की तो हमें बड़ी चिंता है, चुनाव के वक्त कह देते हैं कि हम 72,000 दे देंगे। देखिए, हम आते तो देते हम,
अब ये नहीं, इनका भी तो था किसान की आय दोगुनी, तो उस हिसाब से किसान तो खुशहाल होना चाहिए। लेकिन क्यों किसान बदहाल है, ये इसका जवाब तो ये देंगे ना। आखिर जनता ने इनको आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना, हमारी जिम्मेदारी है सवाल करने की। हम चेक एंड बैलेंस करते हैं, तभी तो इनको परेशानी होने लगती है। उपाध्याय जी, ये विरोध की परंपरा, क्या विरोध की खातिर विरोध ये जरूरी हो गया, अनिवार्य है दलों के लिए? ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। आप जब सत्ता में होते हैं तो आपकी भाषा कुछ अलग होती है, और जब आप विपक्ष में आ जाते हैं तो वही भाषा कितनी बदल जाती है। आज आप देखिए, मैं दिल्ली का ही उदाहरण दे दूं। जब शीला दीक्षित जी थी तो वो कहते थे जितनी बिजली यूज करोगे तो बिल तो देना ही पड़ेगा। अरे भाई, आमदनी मेरी 7,000 रुपए और आप 7,000 रुपए बिजली के बिल के ले लेंगे, फिर पानी का बिल भी चाहिए, फिर मुझे आने जाने का और अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना है। यानी आपने हालात इतने बद से बदतर कर दिए कि मजबूरन जो दिल्ली की जनता को एक विकल्प चुनना पड़ा, और उन्होंने फ्री बिजली और पानी पे ही एक मुद्दा था मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझता हूँ, और उसी पर सरकार बदल गई थी। अब देखिए, जैसे आपको सत्ता हटी वैसे आप कहते हैं हम पूरा रेट देंगे, और अब तो मैं देख रहा हूं अभी आ रहा है कि भाई 600 यूनिट, वो तो आम आदमी तो 200 यूनिट देती है, हम 600 यूनिट देंगे। अरे भाई, पहले अगर ये काम कर लेते तो ये सत्ता से क्यों जाते आप? तो देखिए, जनता का विकास, देखिए जनता का किसने किया, कायाकल्प किसने किया? अरे दोस्त, जिसने भी किया कायाकल्प, जनता ने किसने किया? अरे देखिए, आपने, मैं बता तो रहा हूँ, जो आपने किया मैं वो भी बता रहा हूँ, और जो ये कर रहे हैं वो भी बता रहा हूं। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां बराबर है। मैं तो ये कह रहा था, सत्ता में और विपक्ष में। देखिए, जब आप विपक्ष में होंगे तो आप किसान याद आएगा, नौजवान याद आएगा, विद्यार्थी याद आएगा, निजीकरण का विरोध होगा। जब सरकार में होंगे तब कहेंगे जादू की छड़ी नहीं है। जादू की छड़ी नहीं। देखिए कितना, मतलब जो एक मतदाता है वो भाई साहब क्या महसूस उसके ऊपर क्या गुजरती है जब वो ये सब चीजें एक्चुअल में सुनता है कि भी कल तक तो ये जीएसटी भी बेकार था, आधार कार्ड भी बेकार था, ये सब बेकार की चीजें, लेकिन लाना हम चाहते हैं। आज वही आधार भी अनिवार्य है, वो जीएसटी भी अनिवार्य है, वो सब। और तो और मैं बताऊं, संसद की कार्रवाई न चलने देना कभी देश हित में हो जाता है। यानी बीजेपी जब विपक्ष में थी तो भी एक प्रश्न किया गया कि भी बड़े लीडर से कि भी ये संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे। उन्होंने कभी कभी संसद की कार्रवाई न चलने देना भी देश हित में होता है। और आज जब बीजेपी सत्ता में है और विपक्ष सत्ता भी पार्लियामेंट कार्रवाई रोकता है, भाषा बदल जाती है, तो भाषा बदल जाती है। कहते देशद्रोही है, ये तो इतना नुकसान कर रहे हैं। तो ये दर्शक भी समझने लगा। देखिए, दर्शक भी बड़ा अच्छी तरह समझता है। नहीं, जनता के पास ऑप्शन का सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि ले देकर राष्ट्रीय पार्टियों के नाम पर कौन कौन सी हैं, और उन्हीं में से किसी का एक चुनाव करना पड़ता है। अगर विनोद सिंह जी के खिलाफ नाराजगी है तो संजय सिंह जी तैयार हैं सत्ता संभालने के लिए। अगर संजय सिंह जी से नाराजगी है तो विनोद सिंह जी के पार्टी को लेकर जनता का रुझान बढ़ जाता है। लेकिन संजय सिंह जी, जो एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या मुगलों, अंग्रेजों के नाम की छाप को मिटाना चाहती है सरकार? नहीं, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ही बात कहा है, लकीरें हमेशा बड़ी खींचो। हमें किसी के छाप को हटाना नहीं है, किसी के संस्कृति को खत्म नहीं करना है। जो भारत में एक अपना संस्कृति छोड़ के गया है वो वैसे ही रहना है। लेकिन मुझे अपने संस्कृति को भी, भारत के यूनिटी को भी एकजुट होकर एक इमारत के रूप में दिखाना है। ये संसद भवन जो है सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये संसद भवन देश का है और देश के सभी राज्यों का है, 130 करोड़ जनता का है। वो तो कह रहे हैं हमें भी नहीं चाहिए। सर एक मिनट, और हर जगह के आर्ट एंड कल्चर को उस संसद भवन के बिल्डिंग के जो आर्किटेक्ट है उसमें निहित करना, उसको दिखाना, ये एक गौरवशाली इतिहास बनाने की तैयारी है। भारत को एक गौरवशाली इमारत बनाने की तैयारी है। जो आने वाला जनरेशन अब इस बात को भूले कि अंग्रेज ने ये किया, अंग्रेज ने वो किया, मुगल ने ये किया, इसी को तो इस बात को नहीं, इस बात को समझे कि हमारा देश क्या था, हमारे देश की रेखाएं कहां तक थी, हम कहां तक थे। अब देश को इस बात के लिए सोचना है, हम उन पुराने चीजों से हट चुके हैं। और रही बात दूसरी, नहीं संजय सिंह जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारी संसद का भी ऐतिहासिक घटनाओं से इतना गहरा वास्ता रहा है, जिसकी नजीर तब देखने को मिली थी जब नरेंद्र मोदी सांसद बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे, खुद उसकी चौखट को नमन करते हुए दिखाई दिए थे। वो चौखट पर नमन आज भी होगा, आज भी लोग करेंगे। पुरातत्व का जो निर्माण किया जा रहा है, पूरी पुरातत्व की जो बिल्डिंग तैयार की जा रही है, जो पुराने जमाने के जो चीज है वो जिसको संग्रह करके रखा जाएगा, ये चीजें कभी खोई नहीं जाती है, ये हटाई नहीं जाती है। नया निर्माण पुराने निर्माणों का ध्वस्तीकरण नहीं कहलाता है। ये विषय हमें सोचने की आवश्यकता है। अब तक मंथन चल रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया इन धरोहरों का होगा क्या। अगर नई जगह पर संसद शिफ्ट हो जाएगी तो इस संसद का क्या होगा?
स्मारक बनकर रह जाएगी? नहीं, स्मारक बन के नहीं रहेगी। अभी तक आप देखिए जितने भी पुराने इस तरह के धरोहर हैं, आज लाल किला के अंदर देखिए कि उसी को भारत सरकार ने किस तरह से सजोया है। उसके अंदर जो यात्री, जो टूरिस्ट हैं, वो टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। टूरिस्ट कितने ज्यादा उसके अंदर बढ़े हैं। मतलब ऐसे कई पुराना किला है, टूटा खंडर हुआ करता था, आज पुराने किला को फिर से पुनर्जीवित करके आज आप वहां का हालत देखिए। हो सकता है कि ये जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ इमारत था, जिसके अंदर 70-75 साल तक भारत सरकार चली है, वो आम जनता के लिए खोल दिया जाए और देश के लिए ये अर्थ संग्रह का एक और बहुत बड़ा कारण बन जाए। नहीं तो सरकार परिवर्तन अगर लाना चाहती तो 3 मूर्ति भवन में लाए, जहां पर पहले प्रधानमंत्री आवास हुआ करता था, और प्रधानमंत्री निवास को नेहरू संग्रहालय बनाने की जो गलती इंदिरा गांधी ने की थी, आप लोग निशाना भी साधते हैं, उस गलती को भी दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। यकीन मानिए, जो वो लुटियन जोन इलाका है, उसके अंदर सैकड़ों एकड़ इतने जमीन पड़े हुए हैं जो दिल्ली की पूरे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हिस्सा निर्वाह कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में भारत सरकार क्या पूरे देश इस संसाधनों का इस्तेमाल करने की ओर जरूर सोचेगा। अगर राष्ट्रपति भवन बना, उसको 600 एकड़ में राष्ट्रपति भवन बना, तो ये भी संभव है कि राष्ट्रपति भवन से जुड़े जितने कर्मचारी हैं, जिनको यहाँ वहां इधर उधर फ्लैट दिया गया है रहने के लिए, जो सरकारी आवास में रह रहे हैं, वो हो सकता है कि वहीं रहे, वहीं से एक पूरा एक सम्मिलित वातावरण का निर्माण हो। विनोद तो सिंह जी, सरकार परिवर्तन की दिशा में है और इस परिवर्तन पर तो कोई आप संकल्पित कर इस पर तो सकते कोई आपत्ति नहीं होगी। जिस लुटियन जोन में तमाम दिग्गज रहते हैं, करोड़ों अरबों की जमीनों में, अगर उनसे ये अधिकार वापस ले लिया जाए, कहीं और उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, कोई दिक्कत होगी? मैं ऐसे कोई इफ बट्स पे नहीं जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि ये सरकार कैसे करती है। हमारे भाजपा के साथी ने कहा नहीं, राष्ट्रपति भवन तक पार्टी चले के गए। विचार तो जानना चाहेंगे ना। अब देखते हैं सरकार बड़े नीति निर्धारित फैसले कैसे लिए जाते हैं, पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप का उसमें क्या रुख होता है। हम अनुशासित सिपाही की तरह उस स्टैंड के साथ रहेंगे, लेकिन प्राथमिकता क्या है, टाइमिंग क्या है, जो आपने ये किया, टाइमिंग ये बिल्कुल इस समय ऐसी नहीं है, ऐसे हालात नहीं है कि एक और सरकारें अपनी तो उसी हिसाब से चलिए, आपकी टाइमिंग की बात पर आते हैं। हम इसी टाइमिंग से ही जुड़ा सवाल कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इस वक्त स्थितियां ठीक नहीं है, तो लुटियन से दिल्ली में, जहां पर राजाओं महाराजाओं की तरह तमाम मंत्री नेता रहते हैं, उस जमीन को अगर बेचकर प्रधानमंत्री आवास योजना में उस पैसे का इस्तेमाल कर दिया जाए तो जनता का तो भला हो जाएगा। इस पर तो आपत्ति नहीं होगी? नहीं, हमारे लिए तो जनता केंद्र में है, जनता सब कुछ है। फिर बात वहीं पर आकर टिक जाएगी कि आप तो यहाँ पर दावा करके चले गए, पार्टी ने कह दिया आप कौन, हम पहचानते नहीं। ये कांग्रेस की संस्कृति है सर, यही जनता केंद्र में है। ये संस्कृति है। आपकी तमाम पार्टी के बड़े नेताओं के बयानों को ये कहकर झाड़ दिया गया कि उनका व्यक्तिगत बयान है। जाइए उनसे ही पूछिए। हमारी चिंता यही है, सिर्फ 1 दर्जन लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, अपने निजी उद्योगपति मित्रों का, और सरकार और जनता का, आम जनता का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। उपाध्याय जी कुछ कहना सरकार चाह रहे हैं। अगर इस उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, कांग्रेस पार्टी बहुत पहले अच्छा लगता है। करके लिए और गले लगा के जनता स्वागत देखिए, करेगी। जनता देख रही है नेशनल चैनल पे बैठ के जो आप कह रहे हैं। अरे एक सांसद अपना बंगला खाली नहीं करता, अरे तो बिजली आप का बिल कराइए नहीं ना, भरता। आप सुन कराइए, लें, शुरू अरे आपके कराइए, पीर में भारतीय दिए की जनता बात, पार्टी शुरू और करे। सुन लें, अपने वेतन भत्ते आप खुद बढ़ा लेते हैं। अरे कौन से उसमें लिखा है संविधान में कि मैं अपना वेतन भत्ता तय कर लूंगा? सारे पॉलिटिकल लीडर, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, हर चुना हुआ जनप्रतिनिधि उस समय बिल्कुल ऐतराज नहीं करता है। वो कहता नहीं महंगाई बढ़ी, अरे उस मजदूर के लिए महंगाई नहीं, जनहित में लिए सुन गए लें। सारे अरे वो जनहित नहीं है, यानी आप अपने हित को जनहित में परिवर्तित करें। और सुन लें, अरे और सुन लें, पूर्व मुख्यमंत्री बंगला लिए बैठ जाते हैं, बंगले खाली नहीं करते, मजबूरन कोर्ट को आदेश देना पड़ता है। आज भी लंबी फहरिस्त ऐसे नेताओं की है जो कुंडली मारकर सरकारी मकानों में कब्जा किए बैठे हैं। विनोद सिंह जी, सरकार को करना है ना, सरकार करे, क्यों नहीं करती? फिर आप आपके कहेंगे पीरियड में नहीं था, बदले की भावना। किस सरकार के पीरियड में ऐसा नहीं आज था? आप करिए ना जो करना है, आपने क्यों नहीं लेकिन किया? ईमानदारी से करिए। आपने क्यों नहीं किया? आपने ईमानदारी क्यों नहीं आपकी तो दिखाई? जनता हितैषी थी। हमने जो किया, जैसे कि कितने मुख्यमंत्री ने बंगले कब्जे किए, आपको चुना, अरे एक नियम बना लिया, सर, पूर्व ये- मुख्यमंत्री बंगला लेगा, सिक्योरिटी लेगा, पेंशन लेगा, एमएलए की पेंशन अलग होगी, और एमपी बन जाएगा फिर पेंशन अलग होगी। अरे एक व्यक्ति को एक पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिली तो दूसरी पेंशन नहीं मिलेगी, और 6 पेंशन मिलेंगे। वहाँ मेरे दोस्त कितना अच्छा लगता है। सुनिए ना, राजनीति का सुनिए ना, व्यवसायीकरण हुआ सुनिए है, ना, मानिए। आप अपनी ही बात में फंस रहे राजनीतिकरण हुआ है, कहना बहुत आसान है। विनोद सिंह जी, आप अपनी ही बात में फंस रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं कि भविष्य की सोचिए, आप भूतकाल में मत जाइए, तो जब वो कह रहे हैं कि हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं और इसमें देश के सभी सांसदों
सांसदों का अधिकार होगा, सभी बैठेंगे और वहां पर जनता से जुड़े काम होंगे, उसका आप विरोध कर देते हैं। देखिए, जुमलेबाजी से गपबाजी से तो इतना बड़ा संसद भवन बन नहीं जाएगा। उसमें सर, संसाधन लगेंगे, पैसे सर, लगेंगे। आर्थिक स्थिति क्या है अभी आप बताइए। कंसल्टिंग कॉस्ट 229 करोड़ रुपए, क्या हालत है? कंसल्टिंग कॉस्ट 229 आपको करोड़ मालूम है रुपए। फ्रेश इंजीनियर और ग्रेजुएट और डॉक्टरों को नौकरी नहीं मिल रही है। रोजगार का कितना भयंकर संकट मुद्दा है। इसलिए नहीं बनना चाहिए। रिप्लेसमेंट थी। इसलिए ऐसा रोक देना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब आप तर्क दे रहे हैं, इसलिए- इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, इसलिए सारे रोक देना देश के लोग चाहिए। खुशहाल हो जाएंगे। दोनों इसलिए बताओ। रोक देना चाहिए। मैं अक्षय में दोनों को पूछ लूं, आप बार बार गरीब की बात करते हैं, आप बार बार किसान की बात करते हैं, और भी जो राजनीतिक दल हैं, मुझे बता दें उस गरीब को जो बिल्कुल एक लाल पीला राशन कार्ड देते हैं, बेटा 2 किलो चावल ले लेना, 2 किलो चीनी ले लेना, पानी फ्री दे देंगे, उसको आप मतलब हाथ में कटोरा जो दे देते हैं, सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं देते? कितने गरीबों को टिकट दिया है मुझे बता दें? कोई गरीब को टिकट नहीं देता है, और गरीब समझता है, वो बिल्कुल दरी बिछाने वाला वर्कर का वर्कर रह जाता है, और नेताजी की मौज आ जाती है। वो अरबपति, करोड़पति, खरबपति आप संसद में देख लीजिए। अरे कितने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, जिसको आप हाथ में कटोरा थमा देते हैं आप उसके में, उनको सत्ता में टिकट क्यों नहीं देते हैं? विनोद सिंह जी, अरे मैं दर्जनों नाम गिना सकता हूँ। एक बता दें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एक सुनिए। अरे यार मैं बता रहा हूं, अरे वो देखिए इतिहास गवाह नहीं है, मैं कह रहा हूं आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, जहां तक संसद करोड़पति, अरबपति, खरबपति। नहीं, चलिए मैं- योग्यता परिश्रम के आधार पर। अरे गरीब में कोई योग्यता परिश्रम नहीं है, उस गरीब में कोई योग्यता परिश्रम नहीं है। जनता के लिए खड़ा रहेगा, ये बात कहिए, जनता के बीच में कहिए, जनता के बीच में जाके कि गरीब आदमी कोई योग्यता नहीं है, गरीब आदमी काम नहीं कर सकता। ऐसी बात करते हैं। मुझे बता दें, विनोद सिंह जी, हकीकत विनोद सिंह है, जी, हकीकत से मुंह क्यों चुराते हो? कड़वा हर किसी को पसंद नहीं आता है ना, नहीं जल्दी। आता। नहीं, कड़वे की लेकिन बात लेकिन नहीं। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि भूतकाल में कब तक जाएंगे, वर्तमान की बात कीजिए, तो मुझे बताइए कि राजस्थान के कोटा में दोनों की बात सैकड़ों बच्चों की जान चली गई। जब उससे सवाल किया जाता है कि भाई इस पर, तो कहते हैं कि भाई पुरानी सरकारों की देन है उसमें जिसकी तो वजह से बच्चों की जान गई है। Justification आप देखिए। क्यों चले जाते हैं? देखिए, हम नहीं जाते हैं, सवाल क्या है सर, मुख्यमंत्री का बयान जिस पर फजीहत हुई है, आपकी पार्टी को सफाई देते नहीं बन रहा था, अशोक गहलोत साहब का बयान डिनाई कर देंगे? अच्छा, आप ये बताइए, अब मैं राजकोट और अहमदाबाद की घटना उस पर भी सवाल उठते हैं, बोलेंगे। उस पर भी हमने कल सवाल उठाए थे, हमने रूपाणी मीडिया सब पे सवाल उठाता है। रूपाणी को लेकर भी सवाल उठाए थे। दरअसल आप लोगों को दिक्कत ये हो जाती है, आपको लगता है कि हमसे सवाल पूछ दिया, कैसे पूछ दिया, जाइए उनसे पूछ कर आइए। हम आपके पूछने से नहीं करेंगे ना। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और आपकी जिम्मेदारी है। जनता को उसमें रखिए, जनता को जवाब दे रहे हैं आप बीजेपी को जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक बात। देखिए, जो किसी भी स्तर पर अगर लापरवाही हुई है, हमारी अध्यक्षा ने तुरंत संज्ञान लिया और कड़े संदेश क्या के साथ कार्रवाई की? संदेश कार्रवाई क्या की? दिया? उन्होंने कहाँ संदेश दिया? दिया? सचिन पायलट जी को लगाया, दिया? रटे रटाए सब। पूरा दिल्ली सचिन में पायलट कोलाहल ने की स्थिति है। सचिन नरेंद्र पायलट मोदी जी ने का कोई सुनिए भाषण आता है सुनिए क्या? सुनिए सुनिए आपकी कोई पार्टी की ट्वीट तरफ करते से हैं? कहा गया, रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोटा को लेकर एक भी बयान सामने नहीं आया, लेकिन गुजरात को लेकर आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को तो पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। तो आपके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की तरफ से सवाल उठाए गए कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार भाग नहीं सकती है, तो क्या अशोक गहलोत को नहीं देना चाहिए? सचिन पायलट जी किसकी सरकार में मंत्री हैं? यही बात है, हम बुनियादी सवालों पे राजनीति नहीं करते हैं। आप एक बताइए, एक सर सुनिए ना, तो इस्तीफा देंगे, अगर ऐसा कुछ इंगित कर रहा है तो सर सुनिए सुनिए का सुनिए बोझ उसको लगता है कि नहीं? अशोक क्या गहलोत प्रधानमंत्री के अंदर ये अशोक गहलोत और हिम्मत सचिन है पायलट के कि जो बीच दिल्ली में के या देश के हालात हैं, उस पर खुलकर बात विनोद करें। सिंह जी थोड़ा आराम से सुनिए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में किस तरह का द्वंद्व है, ये छिपा है किसी से? वो अपनी रार उससे निपटा रहे हैं सरकार पर निशाना साध के, या आपको लग रहा है कि उन्होंने पीठ थपथपाने का काम किया? समस्या यही है, अगर वो सोनिया जी ने भेजा कि बच्चों के साथ पूरी सहूलियत बरती जाए और भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके रोकथाम के लिए आप जो भी कर सकते हैं हमको अगर उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है, अगर आप अच्छा सर ये व्यक्तिगत यही तो होता है, यही तो राजनीतिक दलों का शगल है जिसको हम ओछापन भी कहते हैं। विडंबना देखिए, दर्शक ये भी केवल समझ रहे कांग्रेस पार्टी हैं, में दर्शक संभव भी है, समझ हमारी रहे जवाबदेही हैं। सुनिश्चित देखिए जब भी ऐसी लेकिन घटना हो कार्रवाई जाती नहीं है, होती, बिल्कुल लेकिन कार्रवाई कार्रवाई नहीं होती। क्या होती। कार्रवाई? एक नाम बताइए, कार्रवाई एक नाम होती है, बताइए, कार्रवाई एक नाम होती है, बताइए। उनको लगाया आपके गया स्वास्थ्य है। मंत्री के वहां पहुंचने का कार्यक्रम होता है, बच्चों की मौत की परवाह नहीं होती, ग्रीन कारपेट बिठा दिया जाता है, शर्म नहीं आती? किसी भी स्तर पे लापरवाही उसका खंडन हमारी पार्टी करती है। खंडन के अलावा क्या होता है? और जवाब खंडन के अलावा क्या नौनिहाल होता है? मौत के गाल में अमित शाह चले और गए, नरेंद्र मोदी उनकी के जिंदगी गृह कौन प्रदेश में वापस करेगा? खंडन के अलावा क्या कर रहे हैं ये वहां पर? सर सुनिए, सवाल सबसे आपको क्या लगता है? रूपाणी सबसे जी सवाल को होते क्या हैं, कर रहे हैं? सबसे आप क्या सवाल कर रहे होते हैं? हैं। जनता देख रही है। आप ये अपने दाग देकर आप कहते हैं कि जाओ पहले सामने वाले के दाग देकर हाँ, नहीं, आप हमारे वो क्या भाजपा कर के रहे हैं? साथी जैसे ये कि यही परंपरा है। मतलब देखिए जवाब किसको दे रहे हैं आप? कल भी हमने इस पर चर्चा की। आप जवाब देने के लिए बीजेपी के लिए यहाँ नहीं बैठे, हाँ। आप जनता को जनता जवाब को। दे रहे हैं। आप अपनी बात रखिए,
आप क्यों इधर उधर भागते हैं? अक्षय जी, हमने बताया हमारी कांग्रेस अध्यक्षा ने संज्ञान लिया, उनको लगाया। अभी देखिए क्या होता है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, नवजात शिशुओं पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या कोई कार्रवाई व्यक्ति हमारे लिए बड़ा नहीं है। हमारे लिए कैसे देश भरोसा की जनता, करें? उससे विनोद जुड़े सिंह जी, मुद्दे कैसे सबसे भरोसा करें जब प्रमुख है। आपके मुख्यमंत्री वहां पर कह देते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होती है मौतें। तो पिछली सरकारों में भी, पिछली सरकारों में होता रहा है। बिहार और गोरखपुर में क्या हो रहा था? देखिए, अब आप उन्होंने इसी भी बात यही पर कहा। आए। नहीं, आपने हमने वही तो बात नैतिक- कही ना, हमने यानी उसका भी वहां खंडन किया उन्होंने था जो होने दिया, आपने सिद्धार्थ यहाँ सिंह की होने तरफ से दिया। बयान आया था कि ठंड के मौसम में बच्चों की मौत होती है, उसका भी हमने खंडन किया था। जांच चल रही है, आपसे कार्रवाई सवाल चल पूछा रही है। जाएगा। जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे, प्रशासन होगा, कोई भी नेता बख्शा नहीं यानी जाएगा। व्यवस्था वहाँ लचर इतनी भाजपा है की कि इतने सरकार दिनों नहीं में है आप कि ये नहीं लीपापोती करने जिम्मेदारी का तय काम कर शुरू पाए, होगा। ये नहीं जिम्मेदारी तय कर पाए कि किसकी वहां पर कमी थी, किसकी कमी की वजह से बच्चों की जान गई। अभी हमारी इससे ज्यादा फिर प्राथमिक हैरानी की बात एजेंडा नहीं। हमारा है कि वहां के सर, सारे ये संसाधनों प्राथमिकता का छोड़िए, सदुपयोग करें, छोड़िए। कि ऐसी चाहे वो घटना दूसरी फिर ना जगह हो। फिर हम वापस इस पर आते हैं। मैं संजय सिंह जी, आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि हम टॉपिक तो कर रहे थे संसद भवन को लेकर, जिसमें देश की प्राथमिकताएं भी थी, और प्राथमिकताओं में ये मुद्दे भी हैं जिन पर अभी हमने जिक्र किया। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि मंत्रियों को जिस तरह से वहां पर बंगले अलॉट किए जाते हैं करोड़ों अरबों की जमीन पर, अगर उनको राष्ट्रपति भवन के 600 एकड़ जमीन में बसा दिया जाए, सुरक्षा का भी खर्च कम होगा, एक ही जगह आ जाएंगे ना सारे, एक ही जगह सारे इकट्ठे हो जाएंगे और मुश्किलें कम होंगी। देखिए, आपका विचार मुझे अच्छा लग रहा है। सच पूछा जाए तो संसद भवन के अंदर एक कैंटीन हुआ करता था। सांसद मानेंगे सर एक मिनट सर, संसद भवन के अंदर एक कैंटीन हुआ करता था और वहां पर बहुत लोग जाया करते थे और सब्सिडी पे भोजन मिला करता था। उसे सब्सिडी खत्म कर दिया गया, सारे संसद माने। हमें ऐसा लगता है कि सभी पार्टी के संसद जो है वो इस बात को समझ रहे हैं कि किसी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर भारत सरकार ये निर्णय लेती है तो हम तो इसका स्वागत करेंगे और ये निर्णय होनी चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा है कि हम जो है एकड़ एकड़ प्लॉट में जाके बसे हुए हैं और उस संसाधनों का उपयोग करके देश के विकास में उसका संजय इस्तेमाल सिंह कर जी सकते हैं। सांसद मानेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी का सांसद एक भी नेता अगर भी इस बात पर सहमत हो जाए तो अपने वेतन खुद नहीं बढ़ा लें, अपने भत्ते खुद तय नहीं कर लें, ये सब चीजें कहने की हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब कुर्बानी देने का वक्त आता है तो कहीं कोई, अरे मैं बता रहा हूं, अरे सांसदों ने गैस सब्सिडी की बात आई, सांसदों ने गैस सब्सिडी नहीं छोड़ी, जनता ने छोड़ दी। हाँ एक अपील पर हाँ, जनता ने छोड़ा और सांसद अपना मौज लेते रहे। देखिए, तो सांसद तो एक राजा महाराजा वाली संस्कृति डेवलप हो मैं गई ये है। मानता हूं बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण सांसद हैं जो अपना जगह घेर घेर के बैठे हुए हैं, लेकिन अभी खाली नहीं करना चाहते, कब्जा रखते हैं उस पे। अभी फ्लाइट के टिकट में जो इन लोगों को दिया जाता था उसमें जबरदस्त कटौती की गई, वो इनको मानना पड़ा। एयर इंडिया ने इनका एडवांस बुकिंग होता था विदाउट पेमेंट और बाद में पेमेंट लिया जाता था। एयर इंडिया ने ऑन पेमेंट के बाद टिकट की जो बात करी है उसको भी इन्होंने माना है। हमें लगता है कि अगर ये देखिए संसद है, सांसद हैं ये, तो कहीं न कहीं देश के प्रति इनकी जिम्मेदारी दुगुनी तिगुनी है। और अगर भारत सरकार जैसा निर्णय छोटे छोटे लेती जा रही है, अगर वही निर्णय का क्रम बढ़ता है और एक दिन ऐसा निर्णय हिंदुस्तान कहावतों का देश भी कहा जाता है, हिंदुस्तान कहावतों का देश भी कहा जाता है, और कहावत है हमारे देश में कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर ये तमाम खर्चों को रोककर उसका इस्तेमाल आम जनता के लिए किया जाए तो उसका बेहतर रिजल्ट हो सकता है। हालांकि हम नए संसद भवन की चर्चा कर रहे थे जो एक लिहाज से जरूरी भी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि मौजूदा वक्त में देश जिन मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्या इसके लिए अभी इसके तरफ ज्यादा फोकस करना ये ज्यादा सही है? इस पर सरकार को भी मंथन करना चाहिए। विरोध नए निर्माण कार्यों का नहीं है, विरोध सिर्फ इस बात को लेकर है कि प्राथमिकताएं क्या हैं, उन प्राथमिकताओं को तय करके प्रायोरिटी के हिसाब से उस पर कदम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।